गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। अब जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान के करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। देख लो, लिखना है लिख लो कुछ कुछ जो जो है। अगर अब तो ये हुआ, बाद में आएगा आपका चंद्र कुमार का केस। उसमें चंद्र कुमार वाला केस में बोला कि हाई कोर्ट को क्यों अलग कर दिया, हाई कोर्ट भी सुनेगी, ठीक है। तो हाई कोर्ट को एक्सक्लूजन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां लिख दिया था नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना, वहां बोलेगा कि ये नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट हट जाएगा, ये हाई कोर्ट को एक्सक्लूड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। मतलब कोई जज बोल रहा है कि हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ना सुने, कोई जज बोल रहा है कि हाई कोर्ट सुने। क्या चलता है भाई, देख रहे हो ना। तो ऐसा ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो कितने बार बता दिया कि एक ही मैटर को ये जज कुछ और बोलते हैं, अगला जज कुछ और बोलते हैं। अब है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है,
वो दोनों तो चलो छोटे छोटे थे, लेकिन सिग्निफिकेंट है, कहीं ना कहीं आपको लिखने में काम आएगा ही आएगा। अरे मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है यार। देखो जजमेंट कब आया, 1992। यहाँ जो जजमेंट दिया, नाम पढ़ो, नाम सुना सुना कहीं लगता है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने बताया था हरिलाल जे कन्या। उन्हीं के भतीजे हैं मधुकर, मधुकर हीरालाल कन्या, सॉरी हरिलाल बोल रहा हूँ, वो हीरालाल जे कन्या थे, और ये है मधुकर हीरालाल कन्या, उन्हीं के नेफ्यू। और ये सीजीआई कौन से कब के पीरियड में रहे आप देख लोगे, लगभग 1 साल ही इनको कितना, हाँ 1 साल मिला टाइम। अब इसे कहा गया है मंडल कमीशन भी बोला गया है, मंडल कमीशन केस। देखो बैकग्राउंड क्या है, यहाँ मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ बता दूं। देखो मोरारजी देसाई ने एक कमिटी स्टेब्लिश किया, एक मंडल जो थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके, ये देखने के लिए कि भाई बैकवर्ड क्लासेस कितने नंबर हैं और इनका स्टेटस क्या, मतलब एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में कितना इनका रिप्रेजेंटेशन है। देखा कास्ट सेंसस किया तो देखा कि जो भी हो 3000 4000 के आसपास इनका इस टाइप के बैकवर्ड क्लासेस है। परसेंटेज 52% है, ठीक है, 52% है, लेकिन जॉब में अपॉर्चुनिटी, जॉब में इनका जो कंट्रीब्यूशन है या जॉब में इनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। वो 52% है, लेकिन ये 20% भी नहीं, 15% भी जॉब में नहीं है ये, तो इतना पीछे हैं। तो कमीशन ये सब देखें, ये सेकंड कमीशन था बैकवर्ड क्लास के लिए जो बनाया गया था। पहला कमीशन जो एस्टेब्लिश हुआ था 1953 में, काका केलकर कमीशन जो बना था, काका केलकर जो थे उसके चेयरमैन थे, काका केलकर। केलकर का आएगा आपका नाम, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा तो केलकर केलकर ये नाम काफी सुनने में मिलेगा, केलकर कमेटी। ये थे काका केलकर 1953 में, कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए थे, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, देखने के वो वेलफेयर के लिए। आर्टिकल 15 में मॉडिफाई किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन जोड़े गए आर्टिकल 15 के जरिए। क्यों, एजुकेशन में उनके लिए उनका प्रोविजन, या कहीं स्पेशल स्कीम बनाना, इस सब के लिए, या कहीं उनको प्रायोरिटी देना, तो उसके लिए आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट किया गया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट करके सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड थे उनके लिए, सोशियो इकोनॉमिक नहीं, यहाँ बोला जाएगा आपका, देखो वहाँ इकोनॉमिक, हाँ सोशली और इकोनॉमिकली जो पीछे थे, इकोनॉमिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड थे। तो सोशली इकोनॉमिकली नहीं यार, वो वर्डिंग है आपका कौन सा है, जो इकोनॉमिकल नहीं, जो सोशली बैकवर्ड हैं, साथ साथ बताता हूँ। बैकवर्ड में SC ST, शायद ओबीसी के लिए उतना प्रोविजन बाद में आया, चलो वो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी रहने दो। देखें एक कमीशन ने ये, ठीक, सोशली इकोनॉमिकली रिलीजियसली, हाँ सोशली इकोनॉमिकली आर्टिकल फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया 1951 में, तो वहाँ मैंने बताया था कि 31A 31B जोड़ा गया, 9 शेड्यूल लाया गया, साथ साथ कुछ प्रोविजन जोड़े गए, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए प्रोविजन जोड़े गए। उसके लिए आर्टिकल 15 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 15 में। हाँ देखिए, इस कमीशन ने जो रिकमेंड किया था क्या, कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसको बोला गया वो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, एंड एडिशनल 10% फॉर द 10% मिलना चाहिए रिजर्वेशन करने के लिए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है।
सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया लेकिन कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड किया। लेकिन जब अभी देखो रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया आपका 10% जो EWS कोटा दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक, तो वो उनको मिला तो अभी एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उस समय जब ये मैटर कब का है, 1992 का मैटर है, उस समय कोर्ट ने इस प्रोविजन को नल एंड वॉइड किया था कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड को कास्ट के आधार पर आप दे रहे हैं जो सोशली बैकवर्ड है, लेकिन इकोनॉमिकली इनकम के आधार पर आप 10% रिजर्वेशन देना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया उस समय। और अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कैसे है जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट है उसके लिए? 100 बताओ, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है जिसमें वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया? मैंने कई बार ये सब बोल चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो कहाँ गया? तो अब देखें, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेड बाय इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी एक वकील थी, तो यहाँ पिटीशन ले गई कोर्ट में अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के बारे में। तो ये सब जो रिकमेंडेशन था ये सब ऑलरेडी है, जो नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के टाइम में ही ये सब रिजर्वेशन ये सब का प्रोविजन डाला गया था, ऑलरेडी बना दिया गया था। कोर्ट में पिटीशन, ये है हमारी इंदिरा साहनी, देख रहे हो, लॉयर थी। आई थिंक अब तो शायद जिंदा होंगी या नहीं जिंदा, आई डोंट नो। देखें, और ये हैं आपके जो आपके मधुकर जो कन्हैया जो हुए जो CJI, ये हैं। एक ही फोटो मुझे मिला काफी ब्लर टाइप का। देखिए ये आर्गुड क्या किया इनका पेटिशनर जो का क्या था कि दे आर्गुड दैट रिजर्वेशन बेस्ड सोनली ऑन द कास्ट वर्ड, जो कास्ट की बेसिस पर सिर्फ रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन आप दे रहे हो, तो इस कास्ट के बेसिस पर कैसे दे सकते? इस कास्ट में कुछ ये एक कास्ट का नाम लेकर इस कास्ट का हर कोई गरीब थोड़ी है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, कुछ गरीब हैं। तो जो गरीब है उनको दिया जाता है, समझ में आता है। जो अमीर हैं सिर्फ इस कास्ट से बिलोंग करते तो उसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो ये कैसे है भाई? इक्वलिटी कहाँ है? एंड इसको रिजर्वेशन दे रहा था, व्हाट अबाउट द अदर्स? तो ये बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी नहीं और नॉन डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ, हमारा प्रिंसिपल है कि हम इक्वलिटी मेंटेन करेंगे और डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। एंड कंटेंटेड दे विचार क्या रखा, दैट रिजर्वेशन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब इकोनॉमिक के आधार पर होना चाहिए, ना कि जात के आधार पर। तो केस वाज ब्रॉट बिफोर ए 9 जज बेंच ने इस केस को मैटर को सुना, 9 जज की बेंच ने। और तो देखिए जजमेंट बहुत बड़ा जजमेंट था। देखिए अब देखिए जजमेंट क्या है, क्या इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन एज ए मींस ऑफ, अब वही बात, रिजर्वेशन दिया जा रहा है किस लिए? सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। एंड जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो काफी पीछे रह गए हैं, जो सेक्शन ऑफ पीपल, उनको ग्रोथ के लिए, उनको उत्थान के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये ओपिनियन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा जजमेंट दिया। और कहा कि हाउएवर ये स्ट्रेस दिया, इस बात को बल दिया क्या कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस विद द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द नेशन। मतलब हम रिजर्वेशन इतना ही देख के हमारा बैकवर्ड का भी ये वेलफेयर हो, साथ में कंट्री का भी रिजर्वेशन, ये नहीं कि सारे हम बैकवर्ड को घुसा दें और दूसरे लोगों को कुछ न दे, इन बैकवर्ड को ही सिर्फ रिजर्वेशन देने के चक्कर में कंट्री ही पीछे न चल जाए। क्यों? टैलेंट भी देखना है आपको, ये बैलेंस बनाकर रखना है। जजमेंट क्लेरिफाइड दैट रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4), आपको 16 1 2 3 4 ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस 16 में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया गया है ना, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस। आर्टिकल 16 क्या है? 16 क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इसमें क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ एंड रेसिडेंस, ऐसे ऐसे है। तो
शुड नॉट सरपास द 50% लिमिट, कहा कि रिजर्वेशन दें लेकिन 50% के लिमिट से क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इससे एक्सकीडिंग इट कुड अंडरमाइन द इक्वलिटी एंड लीड टू रिवर्स, वही इससे ज़्यादा अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे पर्पस को उल्टा करेगा, और इक्वलिटी ना ला के और समाज में गड़बड़ क्रिएट होगा। मतलब इतना जानो, देखो 50% वाला ये टर्म जो यूज किया ना, इससे पहले ही 1900 आपका 63 के आसपास में ही एक केस था आपका बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963, उस केस में ही वहां भी स्टेट, मैसूर एक स्टेट था उस समय, तो उसमें वहां रिजर्वेशन दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं 60% रिजर्वेशन जा रहा था। तो कोर्ट ने इस बात को वहां बोला था कि रिजर्वेशन है जो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ये इंश्योर करवाए। लेकिन इस बात पर कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं दिया था और मैंडेटरी रूप से इंप्लीमेंट करने की बात नहीं बोली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेशली इस बात को फोर्स करके एकदम इंप्लीमेंट करना है कि 50% से रिजर्वेशन क्रॉस नहीं होना चाहिए, एंड क्रॉस हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही, नॉर्मली नहीं। लेकिन वो जो 50% वाली बातें ये जो है पहले ही आ चुका है आपका सेक्टर 3 में ही, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। तो ये जो फिर देखें, कोर्ट ने ये माना दैट डिटरमाइनिंग बैकवर्डनेस शुड कंसीडर सोशल एंड एजुकेशनल फैक्टर। हाँ, वही मैं ध्यान से मेरे हट रहा था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए की नहीं बात कही गई है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो आर्टिकल वही मैं भूल रहा था, मैं बार बार बोल रहा था, आर्टिकल मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसमें सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड थे उनके लिए प्रोविजन डाली गई थी, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए नहीं। तो वही कहा गया, कोर्ट एक्नॉलेज दैट डिटरमाइनिंग द बैकवर्डनेस शुड कंसीडर सोशल एंड एजुकेशनल फैक्टर नॉट इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ गड़बड़ नहीं लगता है क्या यार? जो अमीर हैं गरीब वहां पैसे की नजर से मत देखा, सिर्फ देखा सोशली कौन पीछे है, सोशली पीछे मतलब सामाजिक दर्द से, सामाजिक दर्द से जो पीछे जिनका स्टेटस हो, जैसे उस समय तो जातिवाद तो था ही काफी, अभी भी है, छुआछूत तो था ही। इसके अलावा अगर जो कास्ट छुआछूत नहीं, जैसे कि एक पल के लिए जो कारपेंटर हो गए, जानवर का काम करने वाला जो हो गए, या लोहा का काम करने वाला, जो अपर कास्ट वाले हैं, इन लोगों को काफी नीचे समझते थे। जब इनसे बात भी करेंगे तो जमीन पर बैठेंगे, ये ऊपर बैठेंगे, उनके सामने हाथ जोड़ के, सोशली काफी पीछे, प्रॉपर्टी से तो पीछे थे ही, ये सब थे ही। साथ में एजुकेशनली भी ये बेचारे स्कूल में भी पढ़ने जाएंगे तो अलग बैठेंगे, बड़े स्कूल में वो नहीं रहेंगे जिनके बच्चे इनके यहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ेंगे उनके उस स्कूल में इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इनके लिए अलग स्कूल। एजुकेशन में बेचारे में भी हार्डली कोई 10th पास भी किया और मैक्सिमम एजुकेशनली भी काफ़ी पीछे थे। बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड या कोई पहला दूसरा क्लास तक पढ़ा हो। मैं बता दूं उस जमाने में केजी एनसी LKG UKG नहीं हुआ करता था, डायरेक्ट बच्चा फर्स्ट क्लास से शुरू करता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उस समय के क्या, आई थिंक 1990 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मैं भले नहीं था, मतलब इन द सेंस जो लोग बताते हैं कि उस समय पहले जो बताते हैं कि मेरे टाइम में तो NC LKG UKG KG ये सब प्री NC प्री KG क्या क्या अभी बन गया है, ये सब ने डायरेक्ट पहला दूसरा तीसरा क्लास हुआ करता था ऐसे। तो देखें, तो इस आधार पर होना चाहिए, इकोनॉमिक आधार में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पर। एंड इट रिकमेंडेड क्या क्या है कि इसके लिए एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास होना चाहिए, NCBC बोला गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब डिक्लेयर दिया गया? अभी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया हुआ, तो उसके द्वारा OBC के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लेकिन यहाँ बॉडी स्टेब्लिश हुई लीगली, मतलब कानून स्टैट्यूट बनाकर, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस नहीं दिया गया था।
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब आपको पता ही है कि मैंडेटरी हो जाता है कि इसके कौन मेंबर, कौन चेयरमैन, कितना में इलेक्शन होना चाहिए, कितना देर में रिटायर होंगे, क्या सैलरी होगा, बीच में क्या प्रोविजन, क्या क्या पावर होगा, सब मेंशन रहेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो मैंडेटरी है, और उसकी कहीं ना कहीं रेपो पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो कब उस समय इस्टेब्लिश करने की बात हुई, साथ में इस्टेब्लिश करके बैकवर्ड क्लासेस जो है इनका कोई भी ग्रीवेंसेस होगा तो आप सुनेंगे, इनका बीच बीच में सेंसस करना, किनको कौन बैकवर्ड में अब रहना चाहिए, किसको निकाल देना चाहिए, किनका इनकम कितना है, ये सब सब इस पर पूरा ध्यान करने के लिए कमीशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। कैसे? एंड emphasize the need for periodic revision to ensure reservation। बार बार इसमें भी एक आएगा क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको बार बार ये डिसाइड करना है कौन क्रीमी लेयर में आएगा कौन नहीं, क्रीमी लेयर का कितना इनकम होना चाहिए। जैसे ओबीसी में जिनका इनकम अभी 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर, क्रीम हो गए, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो 8 लाख से कम इनकम है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। 8 लाख से कम इनकम एनुअल इनकम की बात है, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर ऐसे होता है। तो यही बात बोला कोर्ट रूल दैट इन द इसमें की दैट क्या कहा, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि पैसे रिजर्व उनके पास सफिशिएंट है, अच्छा इनकम है, उतना पीछे नहीं है, तो उनको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक, ये सब कुछ नहीं देखो लिखने वाली बातें हैं। सब ये क्या 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 है बोलने की जरूरत नहीं है, आप लिफ्टिंग और मार्जिनलाइज सेक्शन पढ़ लो, रीड कर लो। यहाँ 50% से अधिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये सब बातें हैं जो आपको आंसर राइटिंग लिखने में सब काम आएगी। और ये याद करने की जरूरत नहीं है, देख लो पढ़ोगे, लेकिन उस समय ऐसे भी याद करोगे तो लिखने में याद नहीं रहता, वो अपना ही दिमाग से लिखाता है। ये सब पढ़े हुए तो अपना दिमाग अच्छा चलेगा, नहीं पढ़े हुए हो तो दिमाग नहीं चलेगा। समझ में आ गया? ये था। अब देखो मैं बता दूं, ये तो हो गया बैकवर्ड 8 लाख वाला। इसके अलावा भी और क्राइटेरिया है कि ओबीसी में कि जो नॉन क्रीमी में कौन कौन आएंगे। ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर जो स्टेट सर्विस या सेंट्रल सर्विस में जिनके बच्चे हैं ऐसे हैं, तो वो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्टिस्ट, कंसल्टेंट, उनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं, वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, नॉन क्रीमी में नहीं रहेंगे, नॉन क्रीमी को मिलेगा। साथ में कर्नल एंड उससे ऊपर वाले रैंक वाले जो ऑफिसर हैं वो भी, उनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब बैकवर्ड क्लास से ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ है। और इनकम तो 8 लाख तो बताया, पहले कुछ और 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे ऐसे करके के डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में जो लिमिट था 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे होता गया। अभी ये 8 लाख वाली सीलिंग है। तो ग्रुप ए एंड क्लास 1 ऑफिसर तो हो गया, ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर भी बता दिया, कौन कौन प्रोफेशन वाले हो गए वो हो गया। और साथ साथ कुछ कुछ टाइम डिसाइड किया जाता है, कुछ नोटिफिकेशन आता है कि इस फैमिली का अगर इतना प्रॉपर्टी है, इतना घर है, रहने का मकान है, इतनी ज़मीनें हैं, तो एक पर्सन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी के में नहीं कहलाएंगे, क्रीमी में कहलाएंगे, वो नोटिफाई करती है गवर्नमेंट। ये हुआ ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस कोटा जो अभी बना है ना, उसमें भी क्या बना हुआ है ना, उसमें भी 8 लाख वाला, 8 लाख से जो नीचे इनकम है वो ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी के जो लोग जो ना ओबीसी ना एससी ना एसटी में आते हैं, 8 लाख से कम इनकम एनुअल इनकम है, तो दे विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज ईडब्ल्यूएस, अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसके अलावा अगर अगर रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से अबव है तो वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। अगर उनका जो रेसिडेंशियल प्लॉट है नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी, कुछ नोटिफाई करेंगे बड़े बड़े म्यूनसिपालिटी में, वहाँ 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है, वो भी ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। अगर नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी को छोड़कर दूसरे म्यूनसिपालिटी में 200 स्क्वायर फीट से एबव है, 200 स्क्वायर फीट से या स्क्वायर यार्ड से एबव है, वो भी ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे।
जब इनकम कंसीडर होगा तो आपका, आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन जो 18 साल से कम है या बच्चे जो कम हैं, और आपकी वाइफ, उनका सबका मिलाकर होगा। जहाँ जहाँ कई जगह है तो उस सबको क्लब करके देखा जाएगा कि इसके सब प्रॉपर्टी को क्लब करके देखा जाएगा कि हाँ ये वाला क्राइटेरिया में से वो बाहर है या अंदर है। ऐसे ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो आर्टिकल 15 16 में 15 में है जो एजुकेशन में रिजर्वेशन, फी में कंसेशन, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मतलब सीट फिक्स किया गया ऐसा 27% ओबीसी के लिए, SC ST के लिए जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इस्टेब्लिश जो है, माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो छोड़कर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो किसी में है जो रिजर्वेशन की बातें रखी गई है। एंड जॉब में देखोगे, जॉब में वही देखो, मैं बता दूं, जॉब वाला जो मैटर क्या है ओबीसी का रिगार्डिंग 1992 से ही इम्प्लीमेंट हो गया, उसी समय जो जजमेंट आया। लेकिन एजुकेशन वाला 2000 हुआ कब से, 2005 से, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए, IIT IIM, मेडिकल के लिए जो इंस्टीट्यूशन हो गए, एम्स, जिपमर, PGI चंडीगढ़, निमहांस, बड़े बड़े हायर इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो रिजर्वेशन की बात हो गई ओबीसी के लिए ना, वो हुए बाद में 2005 से हुए, लेकिन जॉब वाले में पहले से हो गए। साथ में आपको जानते हो SC ST के लिए रिजर्वेशन तो पहले से चला आ रहा है। फिर 1995 में SC ST को क्या रिजर्वेशन धीरे धीरे क्या में मिला, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिला। ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन है। ओबीसी को प्रमोशन में, SC को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। साथ साथ सीनियरिटी में भी कहा गया है कि सीनियरिटी भी काउंट होगा, कंसिक्वेंटल सीनियरिटी काउंट होगा, किस बेसिस पर, जिस बेसिस पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। मतलब जो प्रमोशन मिला है उसमें भी सीनियरिटी काउंट होगा आपका, इस जिस बेसिस पे अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब जिस बेसिस पे अपॉइंटमेंट नहीं, जिस बेसिस पर आपका प्रमोशन हुआ है उसी बेसिस पर सीनियरिटी काउंट होगा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। साथ साथ ये सब चला है मैटर केस में, सब 1995, 2000, 2001, ये 3 पीरियड में SC के लिए रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, साथ में क्या, और वो जो बैकलॉग वाली जो सीट जो मैं पहले डिस्कस कर चुका था कि जो सीट 50% वाली सीलिंग है, अगर सीट नहीं फुल हुई है किसी कैटेगरी की तो अगले साल जो कंसीडर करोगे तो वो 50% वाले में ऐड नहीं करोगे, वो अलग सीट रखोगे, और वो सिर्फ ओबीसी कोटा का या SC का सीट खाली रह गया तो उनको जाएगा। लेकिन जैसे 100 सीट इस साल निकला, इसमें से 10 ओबीसी की खाली रह गई, अगले साल फिर 100 सीट निकला, तो उस 100 में से ऑलरेडी जैसे कि है ये 10 सीट को तो जोड़ोगे नहीं, 10 सीट के एग्जाम भले लोगे लेकिन 10 सीट पक्का ओबीसी को ही जाना है। ओबीसी का हर साल मान ली कि 20 जाता है, 27 जाता है अगर, तो अगले साल 27 तो जाएगा ही, 10 और 37 सीट ओबीसी के लिए रहेगा। ठीक है, 100 सीट नहीं, इस बार जो एग्जाम होगा अगले साल, पिछले साल 10 सीट था तो यानी 110 सीट के लिए एग्जाम होगा। 110 सीट में से फिक्स ओबीसी के लिए कितना होगा, 27 तो रहेगा ही, 10 पिछले साल वाला बकाया 37 रहेगा, बाकी SC के लिए ST के लिए जो रहता है। ये सब कैरी फॉरवर्ड जिसको बोला गया है बैकलॉग के लिए, तो वो सब 2000 में उसके लिए सब अमेंडमेंट ऐसे ऐसे आए हैं। ठीक है, तो इतना में, और जितना मैंने बोला आर्टिकल 15 16 की बातें हैं, बता दिया, बुक में जाकर खोलोगे, पढ़ोगे, समझोगे, और कुछ है नहीं। और आई थिंक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने पढ़ाया था, तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था। तो इंतजार नहीं करना है कि वो चैप्टर धीरे धीरे बहुत सारे चैप्टर सब आए हैं तो सब खत्म हो गए हैं। क्लियर है? अब देखो ये केस है कीहोटो होलोहान वर्सेस जचिल्लू केस। कीहोटो केस भी जानते हैं, अगर जचिल्लू ज़्यादा भूल जाए, जचिल्लू केस बंगला में बोलेंगे की होतो मतलब क्या हो रहा है, आई थिंक बंगला में ऐसे ही बोला जाता है की होतो नहीं, जो ऐसे याद की होटो होलोहान वर्सेस जचिल्लू केस।
क्या था ये मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा आएगा। अभी 1992 का केस है। देखिए जजमेंट आया, इसमें जज CJI कौन थे, नाम है सामने, देखो बैकग्राउंड क्या है केस का। 1985 में 52nd अमेंडमेंट हुआ। मैंने बताया था कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, ठीक है, अमेंडमेंट करके 52nd, ताकि एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल विरोधी कानून। क्योंकि कभी पता चल रहा था कि सेंटर में तो कांग्रेस स्ट्रांग थी, स्टेट में तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां आ रही थी, तो कभी ये MLA छोड़ के उस पार्टी में चला जाए तो वहां की सरकार गिर जाए, वो ये छोड़ के उसमें आ जाए, तो कब किसकी सरकार गिर जाए पता नहीं, ऐसे से चला रहा था। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन कानून लाया, उसमें प्रोविजन डाले गए कि क्या क्या प्रोविजन डाला गया था वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अभी बता दूं कि अगर एक आदमी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी वो सीट चली जाएगी, और ठीक है, अगर 1/3 एक साथ जाए तो नहीं जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल 1/3 से कम मेंबर दूसरी पार्टी में जाता है तो सीट चली जाएगी। हालांकि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 1/3 वाला प्रोविजन को हटाकर रख दिया गया 2/3 मर्जर, स्प्लिट नहीं मर्जर। 2/3 है जो मेंबर को यहाँ से उठकर दूसरे पार्टी में मर्जर के लिए सहमति दे कि हम इस पार्टी से मर्ज हो रहे हैं तो ही जा सकते हैं दूसरी पार्टी में। बाद में आया 1/3 था। साथ में था क्या, अगर कोई अपना ही पार्टी के लोग पार्टी के दिए गए डायरेक्शन को, जैसे उनकी जो वोट देना है कि आज है असेंबली में या पार्लियामेंट में वोट देना है, पार्लियामेंट इनके पार्टी ने ये ऑर्डर जारी किया जिसको बोलते हैं क्या, उसके लिए एक वर्डिंग यूज होता है, बताता हूँ, देखें उसके लिए एक वर्ड आता है क्या, देखो रीड नहीं आता उनके लिए, प्ले ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, चलो मुझे आगे ध्यान में आ जाएगा, कोई बात नहीं, आगे ध्यान में मुझे आ जाएगा। तो पार्टी का डायरेक्शन है कि आज वोटिंग होगा तो पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो इसके फेवर में वोट देना है, बिल के फेवर में या अगेंस्ट में। लेकिन पार्टी के डायरेक्शन को व्हीप बोला जाता है, सॉरी व्हीप, WHIP, पता नहीं यार कभी कभी दिमाग से बिल्कुल हट सा जाता है, अब बाद में अपने आप याद आ जाता है बिना सोचे हुए। व्हीप इशू किया मतलब डायरेक्शन इशू किया कि एक वोटिंग करना है, लेकिन उसके मेंबर ने उस डायरेक्शन को फॉलो ना करके अगेंस्ट में वोटिंग कर दी। तो प्रोविजन है क्या कि 15 दिन के अंदर है जो पार्टी है जो स्पीकर को या जो भी प्रिसाइड कर रहे हैं उनको बोलेगा लेटर में कि इन्होंने, मैंने डायरेक्शन दिया था, हमारा व्यू था कि ऐसे फॉलो करना है, इन्होंने अगेंस्ट फॉलो किया तो इनकी जो मेंबरशिप है उसको ख़त्म कर दी जाए। तो ऐसे केस में उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक है, एक राउंड 1/3 वाला बता दिया, पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। साथ में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पार्टी में जाकर मर्ज हो गया, किसी पार्टी में चला गया, तो भी वो सीट उसकी चली जाएगी। क्यों? लोगों ने आपको वोट दिया आपके नाम पर, दूसरी पार्टी से मान ली नफरत करते थे तो उसको वोट न देकर आपको दिया, और जिससे नफरत करते थे तो आप उसी के पास चले गए, तो अगर उनको ही वोट देना था तो आपको लोग क्यों चुनते हैं? तो ऐसे केस में कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर नॉमिनेटेड है, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीना के अंदर, स्टार्टिंग का 6 मंथ में अगर किसी पार्टी में चला गया, किसी पार्टी में, तो ठीक है। 6 महीने के बाद अगर मन में आया कि मैं BJP में, कांग्रेस में चला जाऊं, कांग्रेस का मतलब सीट तो रहेगा ही, कांग्रेस का मेंबर बन जाओ, तो कोई पार्टी में नहीं जा सकता 6 मंथ के बाद। ऐसा है प्रोविजन जोड़ा गया। ठीक, तो मर्जर, डायरेक्शन और ये साथ में अगर कोई पार्टी बाद में आया डिफरेंट पीरियड में कि अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ लगा किसी पर, उसके जरिए अगर वो मिनिस्टर, उसका सीट अगर मेंबर नहीं रहा पार्लियामेंट का, असेंबली में, पार्लियामेंट का या असेंबली का मेंबर नहीं रहा, और अगर वो मिनिस्टर है, तो अगर MP नहीं है
तो मिनिस्टर भी नहीं रहोगे। लेकिन अब बोलोगे ना कि ऐसा प्रोविजन है ना कि 6 महीने तक बिना हाउस के मेंबर रहे हुए भी, बिना एमएलए या एमपी रहे भी कोई मिनिस्टर रह सकता है 6 महीना तक, है ना नियम। 6 महीना के अंदर आप एमएलए या एमपी बन जाए, और नहीं तो बिना एमएलए एमपी भी 6 महीना तक रह सकते हैं। लेकिन यहाँ है कि अगर सीट एमएलए एमपी का गया तो तुरंत क्यों मंत्री से हटेंगे, 6 महीना का तो रहेंगे ना। लेकिन रहेंगे नहीं, जैसे एमएलए एमपी से भी गए तो आप मंत्री से भी गए। ये हुआ एंटी डिफेक्शन के लिए लाया गया था, क्योंकि बार बार डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सरकार गिर रही थी, इस आधार पर प्रेसिडेंट कई जगह लग रहे थे। तो इसके लिए राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था। अब ये देखो एंटी डिफेक्शन लॉ में था क्या, अभी चैलेंज किया गया है कि भाई कि अगर कोई आदमी अगर जाना कि हमारा पार्टी गलत कर रही है, पार्टी है जो गलत डायरेक्शन दे रही है, तो मजबूरी आप कह रहे हो एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए कि आपको पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो करना है। ये क्या मतलब, यह नहीं हमारा अपना तो चलेगा ही नहीं, हमारा तो अस्तित्व नहीं रहा। पार्टी जब हमको गधा बनाए तो हम गधा बन जाए, घोड़ा बनाए तो घोड़ा बन जाए। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कहाँ रहा, हमें कहाँ लिबर्टी है अपने हिसाब से अपनी बात रखें, और या लोकसभा या असेंबली में अपनी बातें रखें। पार्टी बोलेगी ऐसे ही बोलना है। जैसे कि मोदी जी बोल दिए कि पकौड़े छन के है जो रोजगार मिलती है, तो हमें पता है कि भाई पकौड़े छोड़ के वाकई में सबको रोजगार थोड़ी मिलेगी। चलो कुछ लोग को मिलेगा, मानता हूँ, लेकिन क्या अगर सब डॉक्टर इंजीनियर करके या LLB या BA करके और पकौड़े छन के रोजगार करे, या MA PhD करके और है जो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है प्रोफेसर का ना ये करका, क्या पकौड़े छाने, ये कैसा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि पकौड़े छानने से रोजगार मिल रही है, बहुत रोजगार क्रिएट हुआ है। सारे मंत्री सारे जिससे मीडिया पूछ रही है तो बोल रहे हाँ पकौड़े छानने से रोजगार मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट करना है। नहीं करेगा, उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा। फिर आप बोल सकते हो कैसे, तो क्या नाम है इनका सुब्रमण्यम स्वामी और शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग पार्टी के अगेंस्ट में काफी बोलते थे, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट में ऐसे बाहर ही बोलते थे। लेकिन वहां अगर पार्लियामेंट में अगर कोई वोटिंग देना तो या तो दे ही नहीं, या तो जो पार्टी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वहां देना होगा। बाहर में ऐसे कुछ भी बोल, लेकिन वहां के लिए रूल बना हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। अब बाहर में मान लो बीजेपी की गाली दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब बीजेपी के नहीं, मतलब अपनी पार्टी के मेंबर को, मतलब मोदी को या ये शत्रुघ्न सिन्हा, तो इसमें एंटी डिफेक्शन का कोई नियम ही नहीं है कि इनको सुना सकते हो। लेकिन अगर इस पार्लियामेंट में था कि ये बिल पर आप लोग को वोट देना है और ये वोट अगेंस्ट में दिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा इन पर। समझ में आ गया? तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब बाहर बोल रहे हैं तो क्या होगा, बाहर अगली बार पार्टी आपको वोट नहीं देगी, अगली बार आपको कैंडिडेट के लिए खड़ा ही नहीं करेगी, ना लोकसभा से खड़ा करेगी, ना राज्यसभा से करेगी। पार्टी आपको कोई मंत्री का पोस्ट नहीं देगी, और क्या, तो ऐसे करके जो अगली बार टिकट नहीं देगी, पार्टी से हटाएगी। और ये ग्राउंड नहीं हुआ कि ये है जो इनके अगेंस्ट जो बोल रहे हैं। अब जो मोदी जी का सपोर्ट की बात मैंने बोल दी, तो एंटी डिफेक्शन नहीं यहाँ लागू होता है कि पकौड़ा छानने के लिए सब बोल रहे हैं। लेकिन ये मतलब हुआ कि आपका पार्टी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्लियामेंट में भी आपको उसी डायरेक्शन में वहां भी वही फॉलो करना है, यानी पार्टिकुलरली वोटिंग के रिगार्डिंग। समझ में आ गया? तो ये ऑब्जेक्टिव था। हाँ, इसके अलावा देखो या तो कोई मेंबर अपना खुद ही सीट छोड़ दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई खुद ही सीट से अपने आप को रिजिग्नेशन दे दिया, तो टर्मिनेट हो जाओगे। तो ये सब जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो आर्टिकल रिलेटेड है 101 एंड 2 है, एंड यूनियन के लिए, स्टेट के लिए है 191 एंड 92, ऐसा शायद है। एक और देख लेना, 91 92 है। मतलब किस केस में उसका सीट चला जाएगा, किस केस में उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, वो सब उसमें मॉडिफाई किया गया था अमेंडमेंट के जरिए। पार्टी और वोटेड अगेंस्ट द पार्टी बीफ जो आया, देखो बीफ मुझे, मैं क्लियरली बता दूं, मुझे यहाँ देखने से ध्यान में नहीं आया, यहाँ लिखा हुआ था, मुझे अपने आप ध्यान में आया बीफ, क्योंकि अपने आप ध्यान से चला भी गया था, कभी आ गया। तो देखिए ये जो है इनका जो दांत जो आप देख रहे हैं, ये है कौन, ये मिनिस्टर थे नागालैंड में, और यही है आपका क्योटो होलोहन।
इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं जाऊँगा। और जो चिल्लू कौन थे उनका कहीं कोई इमेज कोई पिक्चर नहीं मिला। एक बैकग्राउंड क्या है जो मैंने बोला देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो साथ में इसमें था क्या कि अगर किसी को सीट को टर्मिनेट किया जा रहा है ना, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कह देंगे कि हाँ इस आधार पर, एंटी डिफेक्ट के आधार पर इनका सीट गया, तो लास्ट अथॉरिटी हो जाएंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया दिया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज आल्सो लाइक, वो जो जजमेंट दे रहे हैं या जो डिसीजन दे रहे हैं वो एक ट्राइब्यूनल की तरह, तो उनके डिसीजन को भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं कि वहां जो डिसीजन उन्होंने दे दिया, उनका इंटेंशन कभी कभी गलत भी हो सकता है, मालाफाइड भी हो सकता है, बायस भी हो सकता है, तो उन्होंने जो डिसीजन दिया उनको रिव्यू किया जाएगा फर्दर। तो शुरू में था कि उन्होंने जो बोल दिया, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वो फाइनल तो होगा, लेकिन कोर्ट ने देखे बाद में क्या आता है, वो जो बातें जो लिखी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइडिंग अथॉरिटी if a question of disqualification arises and violated the democratic principle inherent in Indian constitution। जजमेंट में क्या हुआ, 5 जज की बेंच थी, 3:2 का डिसीजन आया, 52 अमेंडमेंट जो किया गया उसको वैलिड माना, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ मालावाइड परवर्स ईटीसी। अब देखो मैंने जहां लिखा ईटीसी मेरे साथ ही में था, यहाँ पता नहीं जब ये स्लाइड में आ रहा है तो अलग होके आ रहा है। तो मालाफाइड मतलब बुरा इंटेंशन हो सकता है, बायस हो सकते हैं, गलत भावना हो सकती है, उस आधार पर उनका जुडिशियल रिव्यू होगा और उनके डिसीजन का। ये था आपका एंटी डिफेक्शन। अब देखो इतना बता दिया, एंटी डिफेक्शन से जो चैप्टर वो जाओगे उसको पढ़ोगे आराम से समझोगे, इससे ज़्यादा और क्या है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो अब इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए अलग से फिर चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो ही मैं बुक खोलूंगा, वो भी मैंने खत्म कर दिया है। तो अभी तो मैं याद दिलवा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले सोचो, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, और जो भी सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने पढ़ाया, तो कितने चैप्टर उसमें खत्म को मैंने कवर किया है। तो इसलिए कई बार बोला है मैंने कि ऑलमोस्ट मैंने पॉलिटी के मैक्सिमम चैप्टर को मैंने सिर्फ टच नहीं किया, अंदर अंदर तक घुस घुस को आपको मैंने पढ़ाया है। अब आता है आपका एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखें इसके बारे में शायद मैंने पहले डिस्कस किया है। इस समय देखिए जो जस्टिस जो थे, जो बेंच को लीड कर रहे थे, कुलदीप सिंह, ये हालांकि सीजेआई नहीं थे, सीजेआई नहीं थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, वन ऑफ द सीनियर जज थे जस्टिस कुलदीप सिंह। का फीचर मैं अभी दिखाऊंगा। बहुत बड़ा जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, और इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रहा, बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन दी, बहुत बोल्ड जजमेंट कहा जाएगा इसको। ठीक है, देखें प्रेसिडेंट रूल के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल 356 है, 365 है। किस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगता है ये भी पता है कि जैसे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मशीनरी है कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो शासन चलना चाहिए वो चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर सेंटर जो डायरेक्शन दे रही है स्टेट को कि ये फॉलो आपको करना है, जैसे कोई यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी या कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाया, उसको फॉलो करना है, स्टेट मानने को तैयार ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, ये भी ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टडी फेल मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, काफ़ी सिचुएशन खराब, लोग मर रहे हैं, वहाँ ये है जो स्टेट की हालत खराब होते जा रही है दिन पर दिन। तो इसको नॉर्मल भाषा में अभी बता दूं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहाँ का आता है। यहाँ तक इतना ही। 356 365 इसका आर्टिकल ये है। 355 का आर्टिकल है, इसका होता है कि स्टेट सेंटर इंश्योर करेगा कि स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे, ये सेंटर की जिम्मेवारी होती है। ठीक है,
प्रेसिडेंट रूल लगाने का ये दो ग्राउंड हो गया। प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, पता ही है कि जो स्टेट की जो है ना, जो असेंबली है, या तो सस्पेंड हो सकता है, यानी मतलब उस समय काम ना करे, या डिजॉल्व हो जाएगा। और क्या ग्राउंड इसके अलावा और भी ग्राउंड है, जैसे कि वहाँ वहाँ कोई पार्टी सरकार बनाने लायक मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, मेजोरिटी वोट नहीं मिला किसी को, तो वहाँ कोई का सरकार नहीं बन पा रहा, तो इस केस में प्रेसिडेंट लगेगा। फेलियर ऑफ मतलब बाकी जो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सिनारी बताया, लॉ एंड ऑर्डर एंड सेंटर जो डायरेक्शन दे रही है उसको फॉलो नहीं हो रहा, तो वो ग्राउंड होगा प्रेसिडेंट रूल लगाने का। प्रेसिडेंट रूल लगता है तो अगर असेंबली आपका सब मेजोरिटी सपोर्ट है, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, इस आधार पर कुछ पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाएगी सरकार, वहाँ आर्मी भेजेगी, ये सब वो सब, और वहाँ पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में होगा। वहाँ के लिए कानून बनाने का काम ही पार्लियामेंट का काम होगा। पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को बोले कि आप कानून बनाओ या किसी पर्सन को दे दे, और वहाँ उस स्टेट के लिए कोई भी मनी बिल या कुछ भी लाना है तो पार्लियामेंट लाएगी। अगर सरकार, अगर पार्लियामेंट गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा के असेंबली को डिजॉल्व कर दिया तो फिर से नया इलेक्शन। अगर डिजॉल्व नहीं किया, सिर्फ शांति मेंटेन करने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया है, तो प्रेसिडेंट रूल जैसे ही हटेगी फिर से वहाँ का सरकार स्टार्ट हो जाएगी अपना जैसे फंक्शनल है। इतना है। प्रेसिडेंट रूल पता है कि प्रोक्लेम पहले जब ये प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए तो कैबिनेट अप्रूवल देता है, और 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है कि प्रेसिडेंट रूल को। ऐसा नहीं कि और एक अप्रूव करना होगा, अगर 2 महीने के बीच में अगर लोकसभा डिजॉल्व होगी, तो जब लोकसभा आए, सेशन में आए, डिजॉल्व हो गई, भंग हो गई, इलेक्शन हुआ, लोकसभा आए, 30 दिन के अंदर लोकसभा को डिसाइड कर लेना है कि हमको प्रेसिडेंट रूल को आगे रखवाना है या बंद, यहीं टर्मिनेट सीज कर देना है, खत्म कर देना है। समझ में आएगा ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज होगा, कितना पीरियड। एक बार प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो 6 मंथ तक की, उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए फिर से प्रोक्लेम करना होगा अगला, एक बार में 6 मंथ ही, और मैक्सिमम 3 साल तक ही प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अगर 1 साल से ज़्यादा बढ़ रहा है प्रेसिडेंट रूल तो उसका ग्राउंड में होना चाहिए, किसी कंट्री में, पूरे कंट्री में या किसी पार्ट में इमरजेंसी हो, या इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करे कि भाई सिचुएशन खराब है, अभी अनुकूल वातावरण नहीं है, ये कोहेसिव इन्वायरमेंट नहीं है कि अभी इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सके, तो ही 1 साल से बियॉन्ड फर्दर एक्सटेंड हो सकता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल में टोटल पावर प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट और गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो अब हो जाएंगे स्टेट का जो भी जो हेड हो जाएंगे प्रेसिडेंट। मतलब जो भी फाइल पर फाइनल जो सिग्नेचर होगा पहले गवर्नर का होता था, अब प्रेसिडेंट का होगा। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जनरली गवर्नर को ही बोल देती है कि एज चीफ मिनिस्टर की जैसा वो काम करना शुरू करते हैं गवर्नर। चीफ मिनिस्टर का जो काम होता है वो काम दे दिया जाता है, गवर्नर ही करते हैं चीफ मिनिस्टर की तरह, और चीफ सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर है उनके हेल्प से करते हैं। ये हुआ आपका प्रेसिडेंट रूल। पहले देखा जाता था कि प्रेसिडेंट रूल में कि कई स्टेट में हो रहा था कि यहाँ के एमएलए छोड़कर वहाँ उसके पास चले गए, और एमएलए छोड़ के चले गए, और यहाँ क्या है कि ऐसे केस में क्या है कि खाली हल्ला उड़ा कि एमएलए छोड़कर वहाँ चले गए, तो अब हल्ला उड़ गया और एमएलए ने स्टेटमेंट दे दिया कि अब मैं इस पार्टी में नहीं हूँ, उस पार्टी में हूँ, दे दिया, और गवर्नर ने इस आधार पर प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को लेटर भेज दिया कि हाँ इनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है ही नहीं, और जैसे कि सपोर्ट के लिए चाहिए 120 आदमी एमएलए, अब 10 एमएलए तो दूसरे पार्टी में चला गया इनका, तो अब इनके पास 120 ना होकर 110 ही है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है कि नहीं है। डाउट है तो सेशन बुलाओ और फ्लोर पर मतलब हाउस में फ्लोर टेस्ट करवाते हैं, आपके पास सब कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना, खाली ऐसे हल्ला कर देने से थोड़ी हुआ, वहाँ पर प्रूफ हो, वहाँ के यहाँ वहाँ मोशन लाया जाए और वहाँ वोटिंग करवाया जाए, हाँ तो फ्लोर टेस्ट के पर हो, तो नहीं सपोर्ट है तो ठीक है, डिक्लेयर होगा कि हाँ इनको मेजोरिटी नहीं है, तो मेजोरिटी नहीं है तो किसी और पार्टी को अपॉर्चुनिटी दें,
ऐसा नहीं कि बिना अपॉर्चुनिटी दिए प्रेसिडेंट रूल, मैक्सिमम जहां से हो सकता सरकार बन सकती है, कोई सरकार चला सकता है, किसी और पार्टी को मौका दे तो और कहे कि किसी और को गवर्नर बुलाएगी उस दूसरे पार्टी वाले, आप बना सकते हो, आप बना सकते हो, जो उससे कम सीट वाले हैं उनको ही बोले किसी से जोड़ जाड़ के कैसे भी तुम बनाओ बस, मतलब पर्पस हो कोई इलेक्शन दोबारा ना कंडक्ट करे, क्योंकि इलेक्शन में बहुत पैसे खर्च होते हैं, टाइम बर्बाद होता है, और जनरली इलेक्शन के बाद होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं होती है, खत्म हो जाती है, तो चाहती है कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो तो टैक्स बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाएंगे तो सरकार को पैसे आएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स का पैसा किससे जाएगा, लोगों से ही लेंगे, महंगाई बढ़ती है। तो कोशिश होना चाहिए कि इलेक्शन ना हो बार बार। तो ये सब ग्राउंड था आपका, कई बार है कई जगह प्रेसिडेंट रूल, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से मैक्सिमम स्टेट में एक ना 2 बार 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग ही चुका था। यहाँ भी अब यह हाल हुआ कि 2 3 4 5 स्टेट में है, कर्नाटका में आपका आएगा, फिर आपका नागालैंड का एग्जाम्पल आएगा, मेघालय का एग्जाम्पल आएगा, आपका मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, ये सब का आपका एग्जाम्पल आएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगा। ओहो, कर्नाटका का देखो बैकग्राउंड क्या था, बोलूंगा नहीं, थोड़ा सा देख लो। कर्नाटका में क्या था कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, कब का पीरियड है, ये पीरियड 1988 का, तो दो पार्टी मिलके जनता जनता पार्टी मिलके एक पार्टी, और तो अब बन गई जनता दल, जनता पार्टी गवर्नमेंट है जो, एक तो जनता पार्टी, और दूसरा पार्टी जो मर्ज हुआ लोक दल पार्टी, जनता पार्टी लोक दल, दल उससे लिया, जनता अपना सा जनता दल हो गया, दो पार्टी मर्ज हो गई, दो पार्टी मर्ज हो गई, तो अब मिनिस्ट्री में भी है जो इनका गवर्नमेंट था, तो उसके भी जो पार्टी मर्ज हो वहां से जो आदमी आए उसको भी मंत्री बनाया जाएगा। अब इस केस में कुछ लोग है नाराज हो गए कि उसको मंत्री बनाया, हमको नहीं, हमें बनाया उसको नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक आदमी इसमें से एक है जो एक मतलब एमएलए, वो है जो गवर्नर के पास पहुंच जाता है कि देखिए सरकार तो अभी बनी है मर्ज करके ऐसे ऐसा, और मर्ज करके और विस्तार किया गया मंत्रिमंडल को, देखिए इसके 19 लोग जो है ना ये सरकार के फेवर में नहीं है, और झूठा साइन किया हुआ एक लेटर दिखा दिया कि इतने लोग देखिए हम साइन करके दिखा रहे हैं, ये साइन किया है, इस पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, और इन मेजोरिटी इनके पास नहीं है, ठीक है, मेजोरिटी नहीं है। तो जब ऐसा बात किया तो अगले दिन के बाद में क्या हुआ, कुछ 9 10 लोग आए और इनको बोले ना 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 वो झूठा लेटर दिखाया है, वो तो मैनिपुलेट किया हुआ लेटर है, हम तो अपने ही पार्टी के सपोर्ट में हैं, हम मेजोरिटी में हैं, बताया। और यहाँ तक कि यहाँ जो जनता दल की जो इनकी जो पार्टी थी, इनके लॉ मिनिस्टर खुद में जो और लोग जाके इसको गवर्नर से मिले और लेटर भी मेल भी किया, मतलब टेलीग्राफ से भी बताया कि रिटन में भी कि हम उनके साथ नहीं है, झूठा दिखाया, हम अपने पार्टी के साथ हैं, हम मेजोरिटी में हैं। इधर क्या है, गवर्नर जो थे वहाँ पहले से ही वहाँ प्रेसिडेंट को लेटर भेज दिया कि ना ना यहाँ मेजोरिटी वेजोरिटी कुछ नहीं है, ना ना यहाँ तो सरकार माइनॉरिटी में है, यहाँ प्रेसिडेंट को डिक्लेयर कर ले जाए। ये लोग को पता चला कि सब लेटरबाजी का काम वहाँ कर दिया, तो फिर भीड़ जाके मिले, ना ना भाई उनके साथ नहीं है, फिर भी ये जो वही बात दोबारा वहाँ वही बात को, ना यहाँ मेजोरिटी नहीं है और यहाँ प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया जाए, लो ना भाई, ऐसे करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया। और इनकी गवर्नमेंट एसआर बोमई जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, इनकी गवर्नमेंट वहाँ खत्म करके और असेंबली को डिजॉल्व करके। दूसरी बात, पहले क्या था, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर होता था और प्रेसिडेंट अपने मन तरीके से है जो असेंबली को भी डिजॉल्व कर देता था कि मैं आपका मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है, असेंबली डिजॉल्व। बाद में प्रोविजन जुड़ा कि असेंबली डिजॉल्व पार्लियामेंट ही करेगी, पार्लियामेंट पहले अप्रूव करे प्रेसिडेंट रूल को, असेंबली डिजॉल्व करना है तो प्रेसिडेंट जब तक अप्रूव ना करे पार्लियामेंट तब तक असेंबली डिजॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। इमिडिएटली प्रेसिडेंट रूल लगाया, अलग यहाँ तो डिजॉल्व भी कर दिए, नहीं भंग कर दिया प्रेसिडेंट, मतलब असेंबली को बिल्कुल खत्म कर दिया, री इलेक्शन नया इलेक्शन की जरूरत पड़ गई। डिजॉल्व में री इलेक्शन होगा, सस्पेंडेड हो तो कुछ पीरियड के लिए है, ठीक।
प्रोड्यू ऑफ द सेशन मैंने बताया था कि एक सेशन विंटर सेशन समर सेशन सब खत्म हुआ, तो लास्ट सेशन जब खत्म हुआ तो उसके बाद प्रोड्यू कर जाता है कि अस्थायी पीरियड के लिए अगला सेशन तक के लिए अभी हाउस स्थगित कर गया, वो प्रोड्यू टर्म ही होता है। ये सब बैकग्राउंड 19 लेटर ये डेट कुछ नहीं जो बोला। और उस समय के जो गवर्नर थे, गवर्नर ए थे, देखें इनका नाम था वेंकट सुबैया, पूरे ये याद मत रखना, पी वेंकट सुबैया। ये जिनका ये फोटो दिखा हुआ ये महान आदमी कौन थे। और लेजिस्लेटर का नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, कौन आदमी गया था, ये सब कुछ नहीं। देखें ये हैं एस.आर. बोमई, वहां के चीफ मिनिस्टर थे। ये हैं जो बेंच को जिन्होंने लीड किया है, इन्होंने बहुत बड़ा जजमेंट दिया है हमारे। तो और जजेज का मैंने नाम नहीं लिखा, एक ही जज का नाम लिखा है, जस्टिस कुलदीप सिंह। एक गवर्नर वही गवर्नर थे जो बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेन वाले, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग वाले और ब्रॉड थिंकिंग वाले और लिबरल और ब्रॉड माइंडेड ये थे गवर्नर। और गवर्नर के पीछे देखोगे कि आर्मी का एक बंदा, कोई आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का कोई ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर या लेफ्टिनेंट कर्नल इस रैंक में, जनरली स्क्वाड्रन लीडर रैंक के होते हैं आर्मी वाले। ये स्क्वाड्रन लीडर नहीं, विंग कमांडर रैंक के होते हैं। एयरफोर्स से विंग कमांडर रैंक रहेंगे, आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक रहेंगे। ज़्यादातर देखोगे इनके पीछे कोई ना कोई, हर गवर्नर के पीछे एक दिया रहता है, वहाँ पोस्टिंग दिया रहता है 6 महीना 1 साल ऐसे के लिए। ऐसे देखो एक पीछे हैं खड़े इस इनके साथ। तो कहाँ गया, तो वेंकट सुबैया जो हो गए, पी वेंकट सुबैया याद रखोगे। सुबह सुबह वेंकट सुबैया, सुबह में कांड जो किया इन्होंने वेंकट सुबैया ने। ये जो और कहानी है आगे की, ये कहानी है जो बोला, देख लो, कुछ नहीं समझने के लिए है। थ्री 356 ये नेक्स्ट डे में ही 7 आउट ऑफ 19 लेजिस्लेचर हुआ रिटेड लेजिस्लेटर, ये सब मैंने बताया, देख लो, कुछ बड़ा चीज नहीं है। एंड ऐसे ऐसे करके वहाँ लेटर लिखा, टेलीग्राफ किया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इन्होंने अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को वही लेटर लिखा, वही स्टेटमेंट दिया और वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। ठीक है। मेघालय में क्या हुआ, मेघालय नागालैंड में ऐसा ही कहानी है कि कुछ जो है लेजिस्लेटर, मतलब कुछ एमएलए इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। और तो वहाँ इस ग्राउंड फ्लोर की मेजोरिटी नहीं है, प्रूफ करने के लिए मौका वौका कुछ नहीं दिया गया। और वहाँ ऐसे ही देखें, और साथ में क्या है कि वहाँ के जो स्पीकर जो थे, कुछ एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया कि अब है आपकी मेंबरशिप चली गई। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया जब, अगर मेंबरशिप चली गई तो जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे वो गवर्नमेंट आ गई माइनॉरिटी में, मेजोरिटी नहीं रही। अब मेजोरिटी नहीं रही तो भाई अब क्या होगा, दूसरी पार्टी को मौका वौका ना दिया, वहां लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। तो मेघालय का केस है, stated president was satisfied on the basis of report from the governor and the information received by him that situation ये कुछ नहीं। स्पीकर मेघालय ने 5 एमएलए को उनको एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के उनको सस्पेंड कर दिया एंड गवर्नमेंट को वहाँ डिसमिस कर दिया गया एंड असेंबली को डिजॉल्व भी कर दिया असेंबली को, मौका नहीं दिया कि हाँ इतना टाइम में। अब बाद में सब नियम जोड़ा कि किसी को अगर होता है तो उनको 7 डेज का मौका दिया जाएगा। कोई ग्राउंड होती है कुछ पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं करना तो उनका एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। ऐसे नहीं कि बिना गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगे हुए प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। बाद में ये सब अमेंडमेंट हुए, मॉडिफिकेशन आए, वो बाद का चीज़ है।
ऐसे नागालैंड का केस भी देखो, ऐसी कुछ कोई खास नहीं, डिसमिस द गवर्नमेंट ये। तो नागालैंड में, मेघालय में ऐसे ऐसे कांड हुए। मध्य प्रदेश का देखो, मध्य प्रदेश राजस्थान में उस समय ये बाद का केस है, वो 88 में ही था, 88 89, ये 92 के आसपास में, कि बाबरी मस्जिद वाला में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। इसमें पूरी कंट्री में हलचल। ये 3 स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट, जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट स्टेट में रहेगी तो इनका तो बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट ही थे सब जगह। पूरा इनका गवर्नमेंट ने ये दिया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हिंदू हो या मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सबको शट डाउन करे, सब पर पाबंदी लगाए। अभी कोई है जो कोई इस धर्म के नाम पर कोई जुलूस, कोई यात्रा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं कहीं जुलूस चल रहा है, कहीं भाषणबाजी चल रही है, सब बंद। तो अब ये सब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब पर क्या किया, बैन कर दिया। लेकिन ये स्टेट क्यों माने भाई? ये स्टेट का तो यही प्रोपेगेंडा था, इसी आधार पर तो वोट मिलती है। ये स्टेट ने इस इनको सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो सेंटर ने कहा भाई सेक्युलरिज्म फीचर है, आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, हम तो रिलीजन को नहीं प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया, सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेंटर के दिए हुए डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन यहाँ बिल्कुल खराब हो गई है। तो देखो कॉमनल दंगे भी हो रहे थे, कॉमनल दंगे, यहाँ वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। तो इस आधार पर यहाँ है जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। अब देखो जजमेंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। तो ध्यान से देखने की बात है, ऐसा इसमें फालतू नहीं है। जजमेंट वाला जो पार्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइन टू प्रिवेंट द मिस यूज, कुछ मिस यूज ना किया जाए 356 का प्रेसिडेंट रूल लगाने का, उसके लिए गाइडलाइन इशू किया कि ये सब को फॉलो करना है आपको। क्या गाइडलाइन था देखें, मेजॉरिटी इंजॉयड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी टेस्टेड, कोई मेजॉरिटी है या नहीं है फ्लोर पर टेस्ट करवाओ, बिना टेस्ट करने कि आप ऐसे नहीं वो डिक्लेयर कर सकते कि इसको मेजॉरिटी है या नहीं है। ठीक है, एंड सेंटर क्या है कि स्टेट को आपको वार्निंग देना पड़ेगा एंड 1 वीक का टाइम कि हाँ रिप्लाई करने के लिए कि हाँ आपके स्टेट में आपको ऐसे से मशीनरी खराब चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, हम जो बोलते हैं आप उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, आपका क्या जवाब है, क्यों नहीं कर रहे हो? ये टाइम पीरियड। फिर देखें, फिर कोर्ट ने बोला ना कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, ठीक है, तो देखो आर्टिकल 74 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दिया हुआ जो एडवाइस है ना प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को मानना है। रिकंसिडर के लिए दोबारा भेज दे अलग बात है, कभी कभी फिर वो अगर वापस वही एडवाइस उन्होंने दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट को फॉलो करना है, साइन करना है। साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी अगर ओपिनियन प्रेसिडेंट को देता है ना, तो प्रेसिडेंट को क्या उन्होंने बोला उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसमें जुडिशियली इंटरफेयर नहीं करती है। तो जुडिशियल ने कहा कि आप क्या सलाह देते हो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सलाह देने के इंडिपेंडेंट है, हम आपको नहीं बोलेंगे कि ऐसा सलाह दीजिए, प्रेसिडेंट को कहिए कि ऐसा यहाँ साइन कीजिए, नहीं कीजिए। ठीक है, और आप पर मुकदमा नहीं चलाएंगे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कि गलत सलाह दिया है, लेकिन आपने सलाह जो दिया है वो सही है या नहीं है, स्वार्थ है इसमें, असंगत है इसमें, कुछ गड़बड़ी दिख रही है, वो सलाह उस पर हम एडवाइस पर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, उस पर हम क्वेश्चन रेज करेंगे। उस क्वेश्चन रेज करने में वो सलाह को गलत सही कह सकते हैं ऐसे, लेकिन आपने गलत सही दिया, आप पर हम मतलब मंत्रियों पर मुकदमा नहीं चलाएंगे या प्रेसिडेंट पर, प्रेसिडेंट को या मंत्री को जेल में नहीं भेजेंगे, लेकिन जो डिसीजन उन्होंने दिया है ये गलत डिसीजन दिया है, और प्रेसिडेंट और जो डिसीजन को मान करके प्रेसिडेंट ने जो आगे ऑर्डर दिया है या प्रोक्लेम किया वो गलत है, इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट को ना छुएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी उनको मतलब फिजिकली नहीं छुआ, उन पर कोई मुकदमा नहीं, लेकिन जो उनके फैसले को छुआ, ठीक है, टच कर सकेंगे, उस पर सवाल जवाब उठाएंगे, वही बोला। और देखो प्रेसिडेंट रूल कोई लगाएगा, प्रेसिडेंट लगाता तो अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही, गवर्नर ने भले लिख कर भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट पार्टिकुलरली पूछेगी क्या करना है क्या नहीं बोलना है,
कैबिनेट डिसाइड करेगा कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं लगाना है। प्रेसिडेंट अपने मन से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाता, क्लियरली मैं बता दूं। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही अल्टीमेटली उनको डायरेक्शन देगा कि हाँ लगाइए, आगे बढ़िए, नहीं एडवाइस करेंगे, नहीं किया तो नहीं। वही कहा कि कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द एडवाइस टेंडर जो दिया गया बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, बट ये क्वेश्चन कर सकती है क्या, जो मटेरियल बिहाइंड द सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो इससे खुश हो गया जो इनके एडवाइस है उस पर वो सही है कि नहीं, उस पर सवाल जवाब उठेगा। अगर गलत है तो जो प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन दिया, जो साइन किया, उसको हम गलत करार दे सकते हैं। हेंस जुडिशियल रिव्यू विल इन्वॉल्व 3 क्वेश्चन। तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही हो गई कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये QR कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ UPI ID मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है UPI ID एंड थोड़ा बड़ा
अकाउंट नंबर एंड IFSC